जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने आपसे पिछले काफ़ी टाइम से कहा था कि जनवरी के पहले हफ्ते में रेलवे की तरफ से वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस जरूर जारी हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही यहाँ पर 2 जनवरी को कल रेलवे ने आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कि सारी डिटेल चीज़ें आपको बता दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक सौ बहुत बड़ी यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लोग जो कर रहे हैं, वो यहाँ पर ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रेलवे बता रहा है, जो पोस्ट की बात यहाँ पर रेलवे के द्वारा की जा रही है कि 2500 प्लस पद, यहाँ पर लगभग 2500 प्लस भी क्या कहें, 2500 ही पद हम कहेंगे इसे, तो 2500 पद यहाँ पर जो है निकाले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको नहीं घबराना है। जब यहाँ पर ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर पूरी वेबसाइट पर ये जारी होगा, उसके अंदर आप देख लीजिएगा जो पोस्ट की संख्या है, जो पदों की संख्या है, वो लगभग यहाँ पर 10,000 प्लस पद यहाँ पर आराम से रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि 2018 के बाद से यहाँ पर पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और ये आपका 6ठा साल चल रहा है। तो 6 साल के अंदर रेलवे ने आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के पदों पर कोई भी भर्ती नहीं दी है। और 6 साल बाद आप जो है यहाँ पर 2000 2500 पद देकर यहाँ पर छात्रों के साथ क्या करना चाहते हैं, तो ये बात एक समझने वाली है। अगर यहाँ पर पदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन फिर से आयोजित किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब यहाँ पर ये ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हमें यहाँ पर जो कैंपेन करना है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिस आएगा, उसके अंदर आप खुद देख लीजिएगा 10,000 प्लस, मैं आपको 10,000 कह रहा हूँ और हो सकता है नंबर बहुत ज़्यादा चला जाए, क्योंकि कम से कम 10,000 प्लस पोस्ट तो यहाँ पर आपकी निकाली ही जाएंगी। क्योंकि 2019 के अंदर खुद रेलवे मंत्री ने ये कहा था कि 9,000 प्लस पदों पर, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 9,500 प्लस पदों पर यहाँ पर कही गई थी कि 9,500 प्लस पदों पर यहाँ पर रेलवे में आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के पदों पर भर्ती की जाएगी। अब यहाँ देखिए, जो ऑफिशियल नोटिस है इसके अंदर देखिए, बस पदों को लेकर एक थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं, एज का क्राइटेरिया बता दी गया है, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस कितनी रहेगी, और यहाँ पर साथ ही साथ सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए, सिलेबस जो पहले पूछा जाना था और अब पूछा जाना है, उसमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप अगर आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो यहाँ चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें कि जोनल की बात करें तो यहाँ पर 4 जोनल के अंदर यहाँ पर आपका ये एग्जाम होगा। देखिए, तो 4 जोन में यहाँ पर बांट रखा है। एक ईस्ट रीजन में बांटा हुआ है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ पर इसे बांटा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ईस्टर्न रेलवे हो गया, आपका सेंट्रल रेलवे हो गया, और यहाँ पर नॉर्थ रेलवे हो गया और साउदर्न रेलवे हो गया। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर हम कहें तो जोनल रेलवे में यहाँ पर इसको बांटा हुआ है। 4 रीजन में से बांटा हुआ है अपने रेलवे को, रेलवे ने आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के लिए। अब यहाँ पर बात करें, देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करें, अब देखिए काफ़ी सारे छात्र इस बात से निराश हैं कि यहाँ पर सर जो अगर बात करें तो जो एज का जो क्राइटेरिया है, क्योंकि यहाँ देखिए 2018 के बाद से रेलवे ने आरपीएफ और कांस्टेबल के अंदर, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के अंदर कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं निकाली है। और उसके बाद भी जब ये नोटिस अब दिया जा रहा है 2024 के अंदर, लगभग 6 साल पूरे हो गए हैं, उसके बाद ये नोटिस दिया जा रहा है, उसमें भी यहाँ पर एज में कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला है। और जबकि इसी बीच यहाँ पर 2020 के अंदर अगर हम देखें तो कोविड का दौर आया, 2021 के अंदर भी कोविड का दौर आया, और यहाँ पर अगर 2020 और 21 के बाद जितने भी यहाँ पर एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे आप एसएससी ले लीजिए, एसएससी का जीडी ले लीजिए, अभी हाल ही में इसी महीने के अंदर जब यूपी पुलिस का यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो उसके अंदर भी यहाँ पर एज को लेकर किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी। लेकिन फिर ट्विटर कैंपेन यहाँ पर छात्रों ने किया और उसके अंदर 3 साल की छूट यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा छात्रों को दी गई है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ रेलवे जैसे ही इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर सभी छात्र जो है और सभी टीचर्स जो है मिलकर यहाँ ट्विटर कैंपेन करेंगे, जिससे कि आपका एज वाला क्राइटेरिया जो है वो तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यानी कि एज की तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, आपको कम से कम 3 साल की छूट तो यहाँ पर सभी लोग जो है दिलाकर रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि 3 साल की छूट तो आपको मिलेगी ही। अभी जो यहाँ पर रेलवे ने नोटिफिकेशन में दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, सब इंस्पेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो आपका एज रखा गया है वो 20 ईयर्स रखा गया है। यानी कि आपकी एज कम से कम यहाँ पर 20 साल रहनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 25 साल आपकी आयु सीमा होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। अब अगर बात आप मानकर चलिए, ये 3 साल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, 3 साल की छूट मिल जाती है, तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए जिनकी एज यहाँ पर 28 हो गई है, यानी कि +3 अगर हम करें तो 28 यहाँ पर हो जाएगी। तो 28 तक वाले जो कैंडिडेट है वो भी अभी तक दौड़ में बने हुए हैं। आप बिल्कुल भी अपने आप को बाहर मत समझिएगा जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आ जाता। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद भी यहाँ पर ये एक ही चीज़ है, एक ही अमेंडमेंट करना है, एक ही कोरिगेंडम यहाँ पर रेलवे को निकालना है। तो वो कोरिगेंडम 1 मिनट में निकाला जा सकता है, तो उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो वो निकल कर ही रहेगा और उसे लेकर ही रहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आपका वैलिड
वैलिड क्वेश्चन बनता है कि जब 2020 के अंदर कोविड आया और 2021 के अंदर यहाँ पर कोविड का फिर से यहाँ पर सेकेंड वेव आई और उसी बीच यहाँ पर 2018 से लेकर आपको पूरे 6 साल हो गए हैं, फिर भी आपने यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकाली, रिक्रूटमेंट होते हुए भी। तो अब देखिए, ये इस सारी चीज़ों से रेलवे को यहाँ पर 3 साल की छूट तो यहाँ पर कम से कम देनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, कांस्टेबल के लिए जो यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पर 18 साल का, और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रखी गई है, अधिकतम आयु जो रखी गई है वो रखी गई है यहाँ पर 25 साल तक। तो यहाँ देखिए, ये तो हो गया आपका एज का क्राइटेरिया जो कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो SC ST को यहाँ पर जो नॉर्मल जो छूट मिलती है वो 5 साल की मिलती है, यानी कि यहाँ 5 साल प्लस कर लीजिए आप, 25 + 5 अगर करेंगे तो यहाँ पर 30 साल हो जाएंगे, ठीक है। और OBC की बात करें तो यहाँ पर OBC के लिए 3 साल, यानी कि 25 + 3 करें तो यहाँ पर 28 हो जाएगा OBC के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात भी। अब यहाँ पर देखिए, अगला जो है यहाँ पर अगली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपसे जो फिजिकल मेजरमेंट आपकी होनी है उसकी बात कर लेते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, फिजिकल मेजरमेंट जरूर कर लीजिएगा अगर आप RPF कांस्टेबल SI के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, या इसके लिए आप अपने आप को माइंड मेकअप कर रहे हैं, अपने दिमाग को इसके लिए लगा रहे हैं, तो पहले ये देख लीजिए कि आप इसके लिए फिजिकली मेजरमेंट में फिट हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर आप इसके लिए फिजिकली मेजरमेंट में फिट नहीं हो रहे हैं तो आपका तैयारी करना बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ही जो यहाँ पर देखिए, RPF के पेपर के अंदर जो सबसे तगड़ा चीज यहां पर होता है ना, वो फिजिकल मेजरमेंट ही होता है, यानी कि जो इसका फिजिकल है वो बहुत ही जबरदस्त तरह का फिजिकल यहां पर लिया जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज में सारी चीजें बताता हूं आपको। UR और OBC यानी कि जनरल और OBC के जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट की हाइट की अगर हम बात करें, और हाइट देखिए यहां पर सेंटीमीटर में आपको यहां काउंट करनी है अपनी। मेल कैंडिडेट जो है वो 165 सेंटीमीटर यहां पर कम से कम उनकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट जो है जनरल के, उनकी हाइट यहां पर 157 सेंटीमीटर यहां पर होनी चाहिए। बात करें यहाँ पर चेस्ट की, तो देखिए ये चेस्ट जो मेजरमेंट होता है वो ओनली यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए होता है। अगर यहाँ बात करें तो देखिए, अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए हुए आपका जो चेस्ट है वो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल कैंडिडेट का। और अगर हम एक्सपेंडेड करें यानी कि फुलाकर बात करें तो फुलाकर यहाँ पर आपका जो चेस्ट है वो होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर रखिएगा, जो यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट है ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ पर खासा ध्यान दीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहां पर फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। अगला बात यहां पर है कि SC और ST कैंडिडेट की बात करें अगर हाइट की, तो यहां पर SC ST कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट यहां पर रखा गया है 160 सेंटीमीटर, यानी कि 160 सेंटीमीटर की हाइट यहां पर चाहिए होगी SC ST कैंडिडेट को। अगला अगर बात करें यहाँ पर SC ST कैंडिडेट की फीमेल को बात करें तो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर की यहाँ पर फीमेल की हाइट होनी चाहिए SC ST कैंडिडेट्स अगर आप हैं। और बात करें यहाँ पर चेस्ट की, तो देखिए यहाँ पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका अनएक्सपेंडेड यानी कि आपका बिना फुलाए हुए जो यहाँ पर चेस्ट रहने वाला है वो यहाँ पर होना चाहिए कम से कम 76.2 सेंटीमीटर कम से कम आपका होना चाहिए, और एक्सपेंडेड यानी कि फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका चेस्ट होना चाहिए। फॉर गढ़वालीज, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमाऊनीज एंड अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे गोरखा हैं और हमारे मराठा हैं, गढ़वाली हैं, डोगरा हैं और कुमाऊनी जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर अगर हम हाइट मेजरमेंट की बात करें तो 163 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट मेल कैंडिडेट के लिए मांगी गई है और 155 सेंटीमीटर की यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए मांगी गई है। चेस्ट की बात करें यहाँ पर अगर गढ़वाली, गोरखा, मराठास के लिए, कुमाऊनीज के लिए, तो यहाँ पर जो चेस्ट मेजरमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर कर लेनी है फॉर्म को फिल करने से पहले या इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल मेजरमेंट। बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपके इसके बाद आपका जो सिलेबस यहाँ रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। और देखिए सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं, जो भी आपका सिलेबस है, देखिए अगर कांस्टेबल की बात करें तो देखिए कांस्टेबल के लिए यहाँ पर आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहने वाला है, क्योंकि आपकी जो पूरी वैकेंसी है वो 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी कांस्टेबल के लिए जो योग्यता आपकी रखी गई है वो 10वीं पास रखी गई है। दूसरा अगर हम बात करें, द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्पेक्टर विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन लेवल रहेगा, यानी कि आपका जो सिलेबस पूछा जाएगा वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। लगभग ग्रेजुएशन लेवल तक का आपका सिलेबस जो है आपको कवर होना चाहिए। ये चीज़ आप अच्छे से अपने माइंड को बताकर रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपको जो एग्जाम में पासिंग मार्क्स, यानी कि आपको आप ये मान लीजिए कम से कम तो आपका 35% मार्क्स तो आपका आना ही चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और 30% मार्क्स बाय SC एंड ST कैंडिडेट। अब यहाँ पर देखिए
परसेंट मार्क्स यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स जो है कम से कम यहाँ पर इतने तो आने चाहिए। इससे ऊपर जो कट ऑफ जाएगी वो है ही है। अगर इससे आपका कम रहा तो आप वैसे ही दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो टाइम की बात करते हैं कि टाइम यहाँ पर 90 मिनट्स का, यानी कि आपके पास टाइम रहने वाला है यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के आपसे 50 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने हैं। 50 क्वेश्चंस आपसे जनरल अवेयरनेस के पूछे जाने हैं। इसके बाद अरिथमेटिक यानी कि आपके जो मैथ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो हो गए आपके 35। तो 50 + 35 यहाँ पर हो जाता है आपका 85। और उसके बाद आपसे 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं यहाँ पर रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस मिलाकर 35 क्वेश्चन आपसे और पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके 85 + 35 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर आपके 8 + 4 तो यहाँ पर 12 और 120, यानी कि 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर कांस्टेबल की बात करें तो इसमें भी आपका टाइम ड्यूरेशन वही रहने वाला है 1.5 घंटे का, और 120 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन यहाँ जनरल अवेयरनेस से, 35 क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स से, और यहाँ पर रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, यानी कि एग्जाम में जो इतने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो एग्जाम होगा ये CBT होगा, ये भी आपको क्लियर कट यहाँ पर पता रहना चाहिए, क्योंकि देखिए द CBT क्वेश्चन विल बी डिजाइंड एज अंडर, यानी कि CBT मतलब यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए आपसे टॉपिक यहाँ पर क्या क्या पूछे जाने हैं, उन टॉपिक्स की यहाँ पर अच्छे से आपको आज से ही यहाँ प्रैक्टिस चालू कर देनी है। अगर आपका फिजिकल मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू SI अकॉर्डिंग टू कांस्टेबल बैठ रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका फिजिकल मेजरमेंट नहीं बैठ रहा है, मैं आपसे बार बार एक चीज़ दोबारा से ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपका फिजिकल मेजरमेंट नहीं बैठ रहा है इस अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी RPF कांस्टेबल और SI की प्रिपरेशन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे किसी भी तरह की एक भी चूक यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट में नहीं रखता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग फिट होते हैं तो ही यहाँ पर आगे आप बढ़िएगा, नहीं तो यहाँ पर इस वैकेंसी को छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ देखिए जो आपसे टॉपिक्स जो पूछे जाने हैं वो क्या क्या टॉपिक यहाँ पूछे जाने हैं। देखिए टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक यहाँ पर ये दिए गए हैं इसका कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। रेलवे का कोई भी एग्जाम, देखिए रेलवे का आप ये तो आपका RPF और कांस्टेबल की RPF के कांस्टेबल SI की बात हो रही है अभी, लेकिन रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, RPF कांस्टेबल हो गया, RPF का SI हो गया, चाहे से रेलवे का ग्रुप D हो गया, NTPC हो गया, या फिर ALP टेक्नीशियन आप देते हैं, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है जिसमें कि आपको कंप्लीट यहाँ पर 12 बुक्स का PDF यहाँ मिल जाता है। और इन 12 बुक्स के PDF में आपको ये जो 12 बुक्स का PDF है इसके अंदर आपको कंप्लीट NCERT का साइंस मिल जाएगा, जिसके अंदर कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी, पूरा का पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स और पूरा एनवायरमेंटल साइंस कवर अप होके मिलेगा। और यही जो आपका NCERT का जो सार है, इसी में से आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए आपको NCERT पढ़नी है, इससे ज़्यादा बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि यहाँ पर 10th बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका साइंस यहाँ से कवर हो जाएगा, साथ ही साथ उसके अंदर हमने पूरी कंप्लीट मैथ्स दी हुई है। आज तक के रेलवे की हिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ से, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है एक एक ऑप्शन के साथ। साथ ही साथ रीजनिंग के अंदर जितने क्वेश्चन आज तक के रेलवे के एग्जाम में वो आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके की यहाँ पर 2 बुक्स का PDF आपको उसके अंदर मिल जाएगा। स्टैटिक जीके से 4000 क्वेश्चंस का एक अलग, जिसमें कि उसका विद सॉल्यूशन आपको एक बुक मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 2000 क्वेश्चंस का एक बुक और मिलेगा इसी कॉम्बो के अंदर, इसी 99 रुपीज़ के कॉम्बो के अंदर। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको NTPC CBT 1 NTPC CBT 2 जो 2021 के अंदर हुआ है, इसके सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, एक एक ऑप्शन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निचोड़ आपको दिया गया है सारी बुक्स के अंदर। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो NTPC के अंदर जो CBT 1 हुआ था उसके अंदर साइंस से, प्रॉपर साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। साथ ही साथ ग्रुप D के सारे क्वेश्चन भी आपको इस कॉम्बो के अंदर मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको रेलवे ग्रुप D के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट कॉम्बो हमने बना रखा है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर एक चीज़ और बेहतरीन मिल जाती है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अलग अलग डिवाइडेशन के साथ मिलती हैं। और यहाँ पर गैस पेपर जो है, रेलवे ग्रुप D का जो गैस पेपर है वो भी आपको इसके अंदर
मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट कॉम्बो 12 बुक्स का कंप्लीट कॉम्बो है, जो कि आपको शायद ही ये किसी और के पास मिलेगा। तो इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अभी परचेस कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर थोड़े से भी सीरियस हैं रेलवे के एग्जाम्स को लेकर। देखिए आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन आया है इस महीने के एंड तक अगर हम बात करें, और हो सकता है मिड तक भी ये दूसरा नोटिस जो आपका आने वाला है वो एएलपी टेक्नीशियन का नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जब जैसे ही यहाँ पर या तो ये जनवरी का एंडिंग या फिर फरवरी का जो फर्स्ट वीक है आपका, उसके अंदर आपका रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी दोनों में से एक का नोटिस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फरवरी के एंड तक तो आपकी सारी वैकेंसी यहाँ पर आउट हो जाएंगी। ये बात मैं क्लियरली आपको कह रहा हूँ और पहले से बताता हुआ चल रहा हूँ, और वही चीज़ें आप देख भी रहे हैं कि वही चीज़ें एग्जीक्यूट भी यहाँ पर हो रही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए सिलेबस की। और देखिए एएलपी यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एएलपी टेक्नीशियन का यहाँ पर जो 2018 के अंदर जो पेपर हुए थे उन सब के क्वेश्चन, यानी कि 2018 का कंप्लीट कॉम्बो आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, 20 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। 2018 के अंदर एएलपी टेक्नीशियन से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं विद सॉल्यूशन, एक एक ऑप्शन का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यानी कि एक एक ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करके यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक पर क्लिक करना है, मात्र 20 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अभी जाकर परचेस कर लीजिए अगर आप यहाँ पर थोड़े से भी सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर। नाउ अब हम करते हैं डिस्कस यहाँ पर पूरे सिलेबस को लेकर। तो देखिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपसे जो पूछा जाना है क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आपके इंडियन हिस्ट्री से, यानी कि यहाँ पर इतिहास से रिलेटेड होंगे। आर्ट एंड कल्चर, देखिए आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ पर ये भी हमारा पार्ट हो जाता है स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके के मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैटिक जीके का कंप्लीट कॉम्बो आपको दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ज्योग्राफी के देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जनरल पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस। अब देखिए यहाँ पर जनरल साइंस के लिए भी मैंने आपको क्लियर बता दिया है। और आपको देखिए यहाँ पर देखिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला पार्ट, क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस से ये जो सारी चीज़ें मिलाकर, यानी कि इसमें साइंस भी है आपका, तो 50 क्वेश्चन का पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस कवर कर रहा है। तो इसीलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना है, एक एक चीज़ को यहाँ पर हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी ये सारी हैं। अब यहाँ बात करें देखिए अर्थमेटिक की, यानी कि अगर मैथ्स की अगर हम बात कर लें तो मैथमेटिक्स के अंदर आपसे यहाँ होल नंबर्स, नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, ये आप अच्छे से कवर कीजिएगा, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं और काफ़ी सारे टॉपिक इससे रिलेटेड होते हैं। तो पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर्स हो गया, डेसिमल और फ्रैक्शन हो गए, रिलेशनशिप हो गया, है ना। और उसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो गई, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, एवरेज यानी कि अनुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ देखिए औसत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एवरेज से, और इंटरेस्ट यहाँ पर ब्याज से क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस से हो गए, लाभ हानि से हो गया, डिस्काउंट से हो गया, और यहाँ पर टेबल और ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए आपके, मेंसुरेशन से हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस से हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए रेलवे के अंदर जो है, यहाँ पर रेलवे का जो ज़्यादा फोकस रहता है ना, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, रेलवे का पूरा कंप्लीट जो फोकस रहता है वो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 80% क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से यहाँ पर रेलवे अपने एग्जाम्स में पूछता है, और यहाँ पर सिर्फ 20% ही हिस्सा है जो कि रेलवे यहाँ पर एडवांस मैथ से कवर करता है, जिसमें कि आपका 3D डायमेंशन और 2D डायमेंशंस आती हैं। तो इसीलिए आपको अरिथमेटिक पर यहाँ पर विशेष कर ध्यान देना है। उसके बाद बात करें यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। देखिए एनालॉजी हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, और यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर विजुअलाइजेशन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिंग हो गया, यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, और यहाँ पर वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, अरिथमेटिक नंबर सीरीज हो गई आपकी, नॉन वर्बल सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, और यहाँ सिलोलॉजिस्टिक रीजनिंग एक्सेट्रा, यानी कि ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ डालने हैं। और उसके बाद देखिए आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर 1/3 मार्क, यानी कि आपके 3 क्वेश्चंस अगर गलत होंगे, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ पर गलत होते हैं तो 1 मार्क्स आपका यहाँ पर काटा जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है, 1/4 की नहीं है। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठा कर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको मात्र 3 क्वेश्चन ही अगर आपके गलत होते हैं तो 1 मार्क आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिए और भी चीज़ें आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फिजिकल जो टेस्ट है और पीएमटी जो है आपका, यहाँ पर फिजिकल मेडिकल टेस्ट, यहाँ 2 चीज़ें आपकी होती हैं इसके बाद। तो जैसे ही आप एग्जाम पास करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए शैल बी कॉल्ड फॉर पीईटी, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल लिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको ऊपर बताई दिया है हमने क्या क्या चीज़ें आपसे मेजरमेंट होनी है, और इसका जो कंप्लीट चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर पीईटी के अंदर आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपकी
होनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लियर आपको पूरा दिखा देते हैं आपको। ये देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, कंसर्न सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी विल गेट द प्रोसेस ऑफ पीटी पीएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनिशिएटेड। यानी कि पहले आपका पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर लिया जाएगा। अब देखिए एग्जाम की बात करें तो एग्जाम देखिए आपका जो ये आपका निकलने वाला है फॉर्म, ये जनवरी के लास्ट तक आपका निकल जाएगा। तो जनवरी के लास्ट तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी के बाद यहाँ पर पूरा फरवरी इसको फिल करने में ही निकल जाएगा। तो फरवरी के बाद अगर हम बात करें तो कम से कम 60 डेज का टाइम तो यहाँ पर किसी भी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसके लिए दिया जाता है उसकी लास्ट डेट से। तो यहाँ अगर हम 60 डेज अगर काउंट करें तो पूरा मार्च और पूरा अप्रैल यानी कि मई, तो मई आ जाएगा, और मई के अंदर आपका चुनाव है लोकसभा का। तो यहाँ पर मई के अंदर आपका एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। तो मई जून में तो आपके चुनाव हैं, तो चुनाव में ही पूरी प्रक्रिया चली जाएगी, तो उस टाइम पर आपका जो एग्जाम है वो नहीं होगा। तो जून के बाद अगर हम बात करें तो जून में अगर रिजल्ट आ जाता है चुनाव का, तो उसके बाद आपका जो एग्जाम है, उसके बाद देखिए मंत्रिमंडल के गठन में आपका जून भी पूरा निकल जाएगा और जुलाई भी निकल जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि जो आपके एग्ज़ाम ये स्टार्ट होंगे, ये आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं या तो सितंबर या फिर अक्टूबर। तो इससे पहले आपका सितंबर से पहले तो ये एग्ज़ाम किसी भी हालत में आपका स्टार्ट नहीं होगा, इस बात को क्लियर रखिएगा। तो सितंबर तक आप मानकर चलिए कि आपके पास पूरा कंप्लीट टाइम यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए पीटी के अंदर आपसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिफिकेशन यानी कि क्या क्या मेजरमेंट आपको चाहिए। तो देखिए पीटी में यहाँ पर आपका सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपसे करवाया जाएगा, यानी कि पीटी आपका लिया जाएगा, जो एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा वो लिया जाना है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 1600 मीटर की यहाँ पर रनिंग आपको करनी है, और 1600 मीटर जो ये आपको रनिंग करनी है वो 6 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर आपको करनी है। अगर बात करें यहाँ पर देखिए ये मेल कैंडिडेट की बात हो गई, और यहाँ जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर यही क्राइटेरिया रखा हुआ है। और बस यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यही चीज़ जो है, यहाँ देखिए आपको बात करें, ये हो गया फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 4 मिनट के अंदर। और यहाँ देखिए दूसरा लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप देखिए यहाँ पर लॉन्ग जंप जो है मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग जंप जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट की, और यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर लॉन्ग जंप रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पर 9 फीट की। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर रनिंग में भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को काफ़ी फायदा हुआ है, 1600 से यहाँ पर 800 मीटर पर आ गए, और टाइम भी यहाँ पर 4 मिनट का हो गया फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ देखिए लॉन्ग जंप में भी यहाँ पर देखिए लॉन्ग जंप यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट की लॉन्ग जंप रखी गई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 9 फीट की यहाँ पर लॉन्ग जंप रखी गई है। हाई जंप की बात करें तो यहाँ पर 3 फीट 9 इंच की यहाँ पर हाई जंप रहने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए, और यहाँ फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 3 फीट की यहाँ पर हाई जंप रहने वाली है सब इंस्पेक्टर के लिए। बात करते हैं यहाँ पर कांस्टेबल के लिए, तो देखिए कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर की जो रनिंग है आपको 5 मिनट और 45 सेकंड्स के अंदर ही यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेगी यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को। और अगर रनिंग की बात करें तो कांस्टेबल जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर रनिंग रखी गई है 800 मीटर की, और देखिए टाइम ड्यूरेशन क्या है 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर यहाँ पर कांस्टेबल जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पर 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर अपना ये रनिंग पूरा करना है। बात करें यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट के कांस्टेबल की, तो यहाँ पर 14 फीट की लॉन्ग जंप यहाँ पर रखी गई है, और वहीं यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है कांस्टेबल उनके लिए 9 फीट की यहाँ पर लॉन्ग जंप रखी गई है। बात करते हैं यहाँ पर देखिए कांस्टेबल के लिए अगर हम बात करें हाई जंप की, तो यहाँ पर 4 फीट की जो हाई जंप यहाँ रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए, और कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 3 फीट की यहाँ पर हाई जंप रखी गई है यहाँ पर कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी पीटी के अंदर आपकी। और इसके बाद जो पीएमटी है आपका फिजिकल जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट आपका जो लिया जाएगा उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।